हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स। ब्लड क्या होता है एंड उसके कंपोनेंट्स क्या-क्या होते हैं, आज हम उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्लड क्या है? एक बॉडीली फ्लूइड है, ठीक है? ये हमारी बॉडी में कॉन्स्टेंटली सर्कुलेट करता है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, ठीक है? ब्लड का क्या काम होता है? ये ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं सबको ट्रांसपोर्ट करता है। और ट्रांसपोर्ट तो करता ही करता है, दूसरा इसका काम क्या है? ये सपोर्ट सपोर्ट प्रोवाइड करता है। किस चीज़ को सपोर्ट करता है? इट सपोर्ट्स इम्यून फंक्शन, जितने भी इम्यून फंक्शंस होते हैं उनको सपोर्ट करता है। टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है? अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड की। सबसे पहला जो कंपोनेंट है दैट इज़ आरबीसीज़, जिनको रेड ब्लड सेल्स बोला जाता है। आरबीसीज़ को इरिथ्रोसाइट्स भी बोला जाता है, ठीक है? क्या होता है? ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आरबीसीज़ जब भी आप सुनो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ ये आनी चाहिए कि आरबीसीज़ जो होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग द ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द बॉडी टिश्यूज एंड ऑर्गन्स में। सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आरबीसीज़ करते हैं, ये क्या करते हैं? जो भी ऑक्सीजन होती है लंग्स से उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसको पहुँचाते हैं बॉडी टिश्यूज एंड ऑर्गन्स तक। आरबीसीज़ आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा अच्छा ज़रूरी काम करती है। आरबीसीज़ की अगर शेप की बात की जाए तो इनकी जो शेप होती है वो बाइकनकेव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है ये आरबीसीज़। ऐसा क्यों होता है? इनकी ये जो बाइकनकेव डिस्क लाइक जो शेप होती है, ये शेप जो होती है इसकी वजह से क्या है कि जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है? लार्जर होता है। सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से जो एब्ज़ॉर्प्शन होती है एंड जो ऑक्सीजन का रिलीज़ होता है वो भी कैसा होता है? वो भी ज़्यादा होता है, ठीक है? ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज़्यादा एब्ज़ॉर्प्शन एंड ज़्यादा रिलीज़ होगा ऑक्सीजन का। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये लंग्स से ऑक्सीजन लेंगे एंड बॉडी टिश्यूज एंड ऑर्गन्स तक पहुंच जाएंगे। इसी जो होता है वो मैच्योर हो जाते हैं तो उनके पास न्यूक्लियस होता है या फिर नहीं होता? इसका आंसर होगा नहीं। जितने भी मैच्योर आरबीसीज होते हैं दे लैक न्यूक्लियस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है, ताकि इट अलाउज फॉर द मोर स्पेस टू कैरी द हीमोग्लोबिन। ऐसे क्यों होता है कि ये जो मेच्योर रेड ब्लड सेल्स होते हैं इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, ताकि ये हीमोग्लोबिन और ज़्यादा अमाउंट में कैरी कर सके, हीमोग्लोबिन और ज़्यादा कैरी करने के लिए और ज़्यादा स्पेस बन सके, इसीलिए इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। प्राइमरी फंक्शन ऑफ आरबीसीज का क्या है? ये ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यूज एंड ऑर्गन्स तक एंड कैरी द कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स फॉर द एक्सलेशन। तो हमारी बॉडी तक क्या पहुंचाते हैं? ये ऑक्सीजन पहुंचाते हैं लंग्स से, एंड जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है हमारी बॉडी से कहाँ पहुंचाते हैं? लंग्स तक पहुंचाते हैं फॉर द एक्सलेशन। दिस इज द फंक्शन ऑफ द आरबीसीज एंड ईच आरबीसी कंटेन द मिलियन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। एंड हर एक आरबीसी के पास मिलियन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स होते हैं जो कि इस ऑक्सीजन के साथ बाइंड करते हैं लंग्स में एंड रिलीज करते हैं उसको टिश्यूज में। आयरन कंटेनिंग जो प्रोटीन्स होंगे ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेंगे लंग्स के अंदर एंड ये टिश्यूज एंड ऑर्गन्स में क्या हो जाएगा? रिलीज कर देंगे ऑक्सीजन को। RBCs are produced in the bone marrow in a process called erythropoiesis। erythropoiesis क्या होता है? ये वो प्रोसेस होता है जिसमें कि आरबीसी की प्रोडक्शन होती है बोन मैरो के अंदर, ठीक है? आरबीसीज कहाँ बनते हैं? बोन मैरो के अंदर बनते हैं। लाइफ स्पैन की बात करें तो इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो फाइनाइट होता है। कितने दिनों का होता है? 120 दिन का इनका लाइफ स्पैन होता है। एंड जो आरबीसीज का जो रेड कलर होता है, नाम में ही रेड है, ये रेड कलर किस वजह से होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हीमोग्लोबिन। अभी हमने पढ़ा कि मिलियन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसीलिए इनका जो कलर होता है वो इनको कौन प्रोवाइड करता है? हीमोग्लोबिन प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं वाइट ब्लड सेल्स की। वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है, जैसे आरबीसीज को इरिथ्रोसाइट्स बोला जाता है, इनको ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है, ठीक है? एंड दीज आर द क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करते हैं, इसीलिए इम्यून सिस्टम का जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो कौन है? वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं बेसिकली दो तरह के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, एक ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। ग्रेनुलोसाइट्स में आते हैं न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स, ठीक है? इनको ग्रेनुलोसाइट्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनके पास क्या होता है? ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इनके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? इसीलिए इनको ग्रेनुलोसाइट्स की कैटेगरी में डाला गया। क्यों? क्योंकि इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हो गए हैं। एक ग्रेनुलोसाइट्स में क्या होगा कि ये जो ग्रेन्यूल्स होंगे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट नहीं होंगे, नाम से ही पता चल रहा है। एंड इसमें आ जाता है लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी पूछ सकते हैं कि ग्रेनुलोसाइट्स में बताइए कौन से सेल्स आते हैं एंड एक ग्रेनुलोसाइट्स में क्या आता है? व्हाइट ब्लड सेल्स का क्या काम होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं दे रिकॉग्नाइज एंड डिस्ट्रॉय द पैथोजन। मैंने आपको पहले बता दिया कि इनका काम क्या होता है? इन्फेक्शन के अगेंस्ट कोई भी फॉरेन मॉलिक्यूल है, कोई भी पैथोजन है उसके अगेंस्ट फाइट करना, हमारी बॉडी को ये प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन के अगेंस्ट, ठीक है? ये व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं? ये रिकॉग्नाइज करते हैं एंड जो भी पैथोजन्स होते हैं, पैथोजन्स क्या होते हैं? ऐसे सबस्टांसेस जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है?
उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंजाई हो गए, कोई भी फॉरेन सबस्टेंस जो हमारी बॉडी में आएगा एंड इन्फेक्शन कॉज करेगा, उन पैथोजेंस को ये व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे एंड डिस्ट्रॉय कर देंगे। हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसके पास एबिलिटी होती है टू रिकॉग्नाइज द सेल्फ मॉलिक्यूल एंड द नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल्स। नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के मॉलिक्यूल्स नहीं होते। तो जैसे ही कोई ना कोई फॉरेन सबस्टेंस हमारी बॉडी के अंदर आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत जल्दी से पहचान जाता है कि ये तो हमारी बॉडी का नहीं है। तो ये क्या करता है, फटाफट से इसको रिकॉग्नाइज किया इसने, फटाफट से इसको डिस्ट्रॉय कर दे। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम होना चाहिए वो स्ट्रांग होना चाहिए। अगर मैनी व्हाइट ब्लड सेल्स आर कैपेबल ऑफ फेगोसाइटोसिस, बहुत सारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो फेगोसाइटोसिस कर सकते हैं। फेगोसाइटोसिस का क्या मतलब होता है, जहाँ पे जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करेंगे, उनको एनगल्फ कर लेंगे। एग्जाम्पल, अगर ये कोई फॉरेन सबस्टांस है, फॉरेन पार्टिकल है, तो ये व्हाइट ब्लड सेल है, तो व्हाइट ब्लड सेल इसके पास आएगा एंड इसको क्या कर देगा, ऐसे करके इनगल्फ कर लेगा अपने अंदर। एंड जैसे ही इसके अंदर अपने आप, जैसे ही इसको इनगल्फ कर लेगा तो ये क्या कर लेगा, इसको डाइजेस्ट कर देगा। So this is the process called phagocytosis. Lymphocytes are type of white blood cells responsible for producing antibodies। ये आपको पता होना चाहिए कि जो lymphocytes होते हैं ये क्या होते हैं, एक तरह के white blood cells होते हैं, एक तरह के leukocytes होते हैं। एंड ये जो white blood cells होते हैं ये क्या बनाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनाते हैं। ठीक है, जैसे आरबीसीज जो हैं वो बोन मैरो में बनते हैं, उसी तरह व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं ये भी बोन मैरो में बनते हैं। एंड इस प्रोसेस को बोला जाता है हेमेटोपोइसिस। जैसे उस प्रोसेस को एरिथ्रोपोइसिस बोला जाता था, इस प्रोसेस को हेमेटोपोइसिस बोला जाता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स की। सो सबसे पहले आता है न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स, तो सबसे पहले आप मुझे ये चीज़ बताइए कि जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो एग्रेनुलोसाइट्स होते हैं या फिर ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। सबसे ज़्यादा जो हाई अमाउंट में जो सेल्स देखने को मिलते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, एंड ये हाईली इफेक्टिव है फेगोसाइटोसिस, मतलब सबसे ज़्यादा जो फेगोसाइटोसिस करते हैं वो कौन है, न्यूट्रोफिल्स हैं। ठीक है, एंड दे आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स टू इन्फेक्शन। जब भी आपकी बॉडी में इन्फेक्शन होगी तो सबसे पहले जो रिस्पॉन्ड करेंगे वो कौन से सेल्स होंगे, न्यूट्रोफिल सेल्स होंगे। अब बात करते हैं एओसिनोफिल्स की। एओसिनोफिल्स जो होते हैं ये पैरासिटिक इन्फेक्शंस एंड एलर्जिक रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, इन उसमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं इन्फेक्शन के लिए। उसी तरह से अगर आपकी बॉडी में कोई भी पैरासिटिक इन्फेक्शन है या फिर कोई भी एलर्जिक रिस्पॉन्स है तो उसके खिलाफ जो सेल्स आएंगे वो आएंगे एओसिनोफिल्स। एंड ये ऐसे सब्सटेंस रिलीज करते हैं जो कि पैरासाइट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, थर्ड सेल्स की बात करें तो वो है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स जो होते हैं ये एलर्जिक रिएक्शंस में अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन लिम्फोसाइट्स की बात करें तो इसमें लिम्फोसाइट्स में टी सेल्स, बी सेल्स एंड नेचुरल किलर सेल्स आते हैं। हमने पीछे पढ़ा था कि जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ये एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। टी सेल्स जो होते हैं ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे एंड जो बी सेल्स होते हैं ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट्स में भी दो तरह के होते हैं, टी सेल्स एंड बी सेल्स होते हैं एंड नेचुरल किलर सेल्स होते हैं। टी सेल्स जो होते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं एंड ये एंटीबॉडीज नहीं प्रोड्यूस करते। बी सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। एंड जो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं ये कैंसरस सेल्स एंड जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं उनको अटैक करते हैं। जो मोनोसाइट्स होते हैं इनका रोल होता है फेगोसाइटोसिस में। ठीक है, एंड जो व्हाइट ब्लड सेल का जो लाइफ स्पैन होता है ये वेरी करता है कि किस टाइप का जो है वो सेल है, न्यूट्रोफिल है, बेसोफिल है, एओसिनोफिल है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।